लड़के क्रिकेट खेलने में मशगूल होते हैं, ये नहीं कि वो इस काबिल नहीं है, लेकिन उनकी तवज्जो दूसरी तरफ होती है। और लड़कियों को पता है कि जब तक वो दोहरी करेंगी ना कोशिश, तब तक उनको नहीं वो मौका मिल सकेगा। कि बेसिकली हमारा जो इंस्टीट्यूशनल डिके है, चाहे वो हेल्थ का इंस्टीट्यूट है, चाहे जुडिशरी का है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, हमने उन इंस्टीट्यूट्स को मजबूत नहीं किया। छोटे हैं या बड़े हैं, आपका ज़ब्त बड़ा होना चाहिए। आप अपनी बात तमीज के दायरे में रहते हुए अगले तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, वो अगले पे डिपेंड करता है। अगर वो जाहिल है, वो नहीं आपकी बात को पिक कर रहा, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। तमाम अहले वतन को पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी और आज़ादी के 75 बरस की तकमील मुबारक हो। आज हम मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान के साए में, जिसे आज ग्रेटर इकबाल पार्क कहा जाता है। इससे पहले पाकिस्तान बनने के बाद इसको शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से इकबाल पार्क कहा गया और 1947 से पहले यानी तकसीम हिंद से पहले इस मकाम को मंटो पार्क कहा गया और ये नाम इसको सल्तनत बरतानिया ने दिया जब उन्होंने लाहौर पर अपना गलबा या कब्जा हासिल किया। और उससे पहले इसी मकाम पर जब यहाँ मुगल हुकूमत कायम थी तो यहाँ से चंद फासले पर शाही कला और यहाँ मुगल फौज की परेड हुआ करती थी और यह सिलसिला फिर सिख दौर में भी राइज रहा। यही आज से 82 बरस पहले 1940 को पाकिस्तान की करारदाद पेश की गई और पाकिस्तान का वो तखय्युल जो तखय्युल में या जो तसव्वुर में मौजूद थी एक रियासत, उसको एक हकीकत का रुख देने के लिए उसके लिए एक जिद्दोजहद हुई और फिर 1947 में पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। ये जो 75 बरस है ये हमने कैसे तय किए, आज हम किस मकाम पर खड़े हैं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने क्या पोटेंशियल, क्या सलाहियतों से नवाजा है जिनसे हम फायदा नहीं उठा सके, हमने कहां कहां कौन कौन सी गलतियां की, उन गलतियों को अगर हम सुधार सकते थे तो क्यों नहीं सुधार सके, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, कितना रोशन होगा, अगर कहीं कुछ ठोकरें लगेंगी हमें तो वो किस नौयत की हो सकती हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ आज 6 मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात मौजूद है। सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहूंगा जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा का। आपको बहुत शुक्रिया जस्टिस साहिबा। न सिर्फ ये कि निज़ाम अदल इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक, चूंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद एक वकील थे और उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, तो आज अदल इंसाफ की क्या हालत है पाकिस्तान में, जस्टिस साहिबा से बात करेंगे। और इनके साथ हमारा एक और ताल्लुक वो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की वजह से भी है। मेरे भाई जानिब तशरीफ रखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब। आपको बहुत शुक्रिया। जनरल साहब ने 1965-1971 की जंगें देखी, पाकिस्तान के बहुत सारे उतार चढ़ाव और इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में बहुत कुछ हुआ, वो भी इनके सामने है। जनरल साहब से भी इस पे तफसील से बात करेंगे। खलीलुर रहमान कमर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शायर हैं, अदीब हैं, ड्रामा नवीस हैं और इनकी बहुत सारी बातों से आप इत्तफाक करें, इख्तलाफ करें, लेकिन बहुत सारे हसास मौज़ूआत के ऊपर खलीलुर रहमान कमर साहब अपनी एक मुनफरिद सोच रखते हैं। तस्नीम दुरानी साहब पाकिस्तान के उन चंद इंतहाई नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल और इंतहाई अपराइट, क्रेडिबल और डेड ऑनेस्ट जो सिविल सर्वेंट्स गुजरे हैं, उनसे नूरानी साहब का ताल्लुक है। और जिस वक्त 1971 में सकूत ढाका हुआ, उस वक्त ये शक्करगढ़ में सर्व कर रहे थे बतौर असिस्टेंट कमिश्नर। डॉक्टर जावेद अकरम साहब एकेडमिशियन भी है, वाइस चांसलर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के, पाकिस्तान के चंद मोतबर डॉक्टर्स में से हैं। लाहौर बल्कि पंजाब के बड़े
अस्पतालों को हेड कर चुके हैं। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया। जो पाकिस्तान फलाही रियासत कैसे बननी चाहिए थी, जो कायद आज़म का विजन था, उस पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। और महक अली, महक यंग इमर्जिंग टैलेंट्स में से है और बहुत खूबसूरत गुलकारा है। तकरीबन 10 साल हो चुके हैं महक को अपनी गुलकारी से महकाते हुए, और ये पाकिस्तान की वाहिद फीमेल सिंगर है जिनको फीचर किया गया न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर, जो कि बहुत मारूफ जगह है, वहाँ बिलबोर्ड पर, और बहुत सारे एजाजात और बहुत सारे अहम स्टेजेस पर परफॉर्म कर चुकी है। आप ही से आगाज करना चाहूंगा जस्टिस साहिबा के जो मुकदमा कायद ने लड़ा, और क्या शानदार मुकदमा था कि आज हम 75 साल बाद एक आजाद फजा में एक आजाद शहरी की हैसियत से सांस ले रहे हैं। हमारे ही पड़ोसी मुल्क में हमारे ही हम नस्ल लोग जो नहीं आ सके यहाँ, वो आज किस कर्ब, जुल्म और जबर के शिकंजे में, और खासतौर पर कश्मीर में। उस मुकदमे के बाद फिर क्या हुआ? ये उनकी क़यादत ही तो थी जिसकी वजह से आज हमें ये आज़ाद मुल्क नसीब हुआ, और ख्याल तो यही था कि काफी वक्त उन्हें मिलेगा तो शायद इसकी इर्तिका भी ज्यादा हो, लेकिन जिंदगी और अफसोस की बात है कि 1 साल के अंदर अंदर ही उनका विसाल हो गया। और फिर ये था कि जो पीछे रह गए थे लोग, वो ज्यादातर फ्यूडल जिनको कहते हैं ना, वो ही थे हमारी पार्लियामान में। उनको उस तरह का एहसास था ही नहीं जैसे कायद आज़म को था। वो ज्यादा उनको फिक्र थी कि हमें मकान मिलेगा या नहीं, फोन मिलेगा या नहीं, गाड़ी मिलेगी या नहीं। तो ये जो सारे मसाइल थे ना, उसके साथ जाहिर है हमें परेशानी हुई, लेकिन ये बात नहीं है कि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। 75 सालों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको अगर हम गर्दानना शुरू करें तो हम देखें कि कितनी तब्दीलियां आई हैं। ये यूनिवर्सिटीज देख ली, एक यूनिवर्सिटी पंजाब की थी यहाँ वाहिद, और आप देख लिए ATC ने 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को चार्टर दिया हुआ। तो इससे ये मालूम होता है। और जो पढ़ने के लिए जिनको दाखिला नहीं मिलता था वो थी खवातीन। जिस वक्त पाकिस्तान बना तो तहरीक पाकिस्तान में तो बहुत खवातीन ने हिस्सा लिया भरपूर, और बल्कि जिस वक्त कायद आज़म ने पहली अपनी तकरीर की तो उन्होंने इसका इतराफ किया कि जिस तरीके से तहरीक पाकिस्तान में खवातीन शामिल थी, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो पाकिस्तान की इर्तिका और तरक्की में भी उसी तरह भरपूर हिस्सा लें, क्योंकि ना कोई मसहब और ना कोई कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप खवातीन को चादर और चार दीवारी में रखें। तो उस पर भी कुछ मेरा ख्याल है अमल दरामद हुआ। जो कैफियत खवातीन की थी पाकिस्तान के पहले यौम आज़ादी के वक्त, उस पर बहुत तब्दीली आई। अब तो मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ तकरीबन 40% या ज्यादा लड़कियां होती हैं, और स्नात सारियां लड़कियां लेती हैं। लड़के क्रिकेट खेलने में मशगूल होते हैं, ये नहीं कि वो इस काबिल नहीं है, लेकिन उनकी तवज्जो दूसरी तरफ होती है। और लड़कियों को पता है कि जब तक वो दोहरी करेंगी ना कोशिश, तब तक उनको नहीं वो मौका मिल सकेगा। खलील साहब, जो नासिर साहिबा ने फरमाया कि कायद आज़म को कुछ और अयाम नहीं मिल सके जिंदगी के, और जिंदगी ने वफा नहीं की, इस पर अक्सर लोग बात करते हैं कि ऐसा मुखलिस लीडर अगर चंद साल और अगर जी लेता तो वो जो सफर शुरू उन्होंने अपने हाथ से किया था, थोड़ी बुनियादें इसकी और उठा जाते। वाकई बहुत फर्क पड़ना था अगर कायद को कुछ और दिन मिलते। Why we think it was the sole responsibility of कायद आज़म? अगर वो चले गए थे तो हम क्या थे? But we were as a nation. बाकी का काम हमने क्यों नहीं करना था? ये सारी जिम्मेदारी हम उनके जल्दी चले जाने पर क्यों डाल देते हैं? हमारा प्रॉब्लम ये हुआ कि 1100-1150 साल जिस कौम ने बहसियत रियाया अपनी जिंदगी गुजारी थी, उसको विदाउट तरबियत अचानक एक दिन बता दिया गया कि आज से तुम जमहूर हो। तो जमहूर के लिए तरबियत होना बड़ी जरूरी थी, जो आज तक ना हो पाई। देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन जमहूर एंड रियाया। रियाया गुलामों की बदतरीन नस्ल है, बदतरीन टाइप है। गुलामों को तो मालूम होता है वो गुलाम है, बट रियाया ये जानते हुए कि वो आजाद हैं, वो गुलामी का इर्तिकाब करते हैं। बहुत खूबसूरत। उसने सजा दी है मेरे मुल्क को। हमारी बदकिस्मती है कि कोर्ट के सामने झूठ बोलिए आपको सजा मिलेगी,
कौम के सामने झूठ बोलिए, आपको सजा नहीं मिलेगी। क्या बात है, हाँ। खूबसूरत। जनरल साहब, तरक्की की भी बात की, बहुत तरक्की हुई, नो डाउट। अगर हम आज से 75 साल पहले के तालीमी इदारे, हॉस्पिटल्स, शाहराहें, एयरपोर्ट्स देखें तो बहुत तरक्की हुई। लेकिन एक दूसरा सवाल या तनकीद ये होती है कि क्या हमने जो कॉन्टेम्परेरी दुनिया हमारे साथ जी रही है, हमारे हमअसर ममालिक, हमने उतनी तरक्की क्यों नहीं की जितनी हमारे हमअसर ममालिक ने की? तो चूंकि हमने उतनी तरक्की नहीं की, लिहाजा इस तरक्की को के ऊपर को बात शादियाने नहीं बजने चाहिए। देखिए, हर कौम का एक अपना डीएनए बनता है, एक मिजाज है हर कौम का, काम करने का तरीका बनता है, और उस मिजाज के लिहाज से ये कौम आगे बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, पीछे रह जाती है। कुछ दो तीन चीजें बड़ी अहम है जो इनवेरिएबली हम बात करते हैं। एक तो मैं खलील रहमान कमर साहब से बात से एग्री करता हूँ कि जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है ना हमने पाकिस्तान का, वो इसको डिस्टॉर्ट कर दिया हुआ है कि अगर आज आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाए और बच्चों से पता करें कि पाकिस्तान की तारीख क्या है, तो वो पहले दिन से लेकर आज तक कोई कांस्टेंट नैरेटिव आपको नहीं मिलेगा उसमें, जिसकी वजह से हर एक का हीरो डिफरेंट है, हर एक का विलेन डिफरेंट है। ठीक है, आपके व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं, बट कौमों की तारीख में कुछ चीजें कांस्टेंट है। कांस्टेंट, सही। दूसरा, बहसीत कौम, जब हम कायद आज़म की बात करते हैं, कहते हैं उनको मिस कर रहे हैं हम उसको। इंडिविजुअली शायद इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन एज ए कौम अगर एक मकसदियत और एक वाज़े गोल पोस्ट मुकर्रर करके उस तरफ हम चलना शुरू करते, तो कोई भी स्टेट में वहां नहीं पहुंच जाता। दाएं बाएं लुढ़कता है, गिरता है, कूदता है, चलता है, पहुंचते वहां। वो हमारे नजदीक कोई भी वाज़े रहा नहीं हमारे पास। आज अगर आप पूछना चाहेंगे लोगों से कि भाई पाकिस्तान क्या होना चाहिए, इनवेरिएबली हमें जो हम इनवर्ड लुकिंग कॉम बन के जो हम बात कर रहे हैं, मेरा पाकिस्तान वो है जो मेरी सियासी लगाव की वजह से है, आपका पाकिस्तान वो है जो सच है। बिल्कुल सही। दुनिया पाकिस्तान को बड़े मुख्तलिफ नजर से देखती है। हमने कभी ये अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं की दुनिया पाकिस्तान को क्या समझती है और पाकिस्तान की हैसियत क्या है। देखिए, अगर पाकिस्तान ना बनता खुदा खास्ता तो भारत नहीं होता। भारत इसलिए है कि पाकिस्तान, बिल्कुल सही। दूसरी चीज, आज का जो भारत है 15 अगस्त 1947 से तकरीबन 40% बड़ा है ज्योग्राफिकली, कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है। उनका मकसद बड़ा वाज़ेह है, जो मेरी आज की कौम समझने को तैयार ना होती अगर मोदी ना आ जाता वहां। जो पहले सीएसी थी कांग्रेस की, उसके मिनट्स अभी भी मौजूद है ऑन ग्राउंड पे। कहा जी पाकिस्तान एक गैर फितरी रियासत है, खत्म हो जाएगी, अगर नहीं तो बदौलत शमशीर खत्म कर दी जाएगी। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड आज तक उन्हें बात उसको हटे नहीं उससे भी। वो इसलिए था कि वो जिस भारत को उनकी नजर में देखते हैं, वो भारत इससे जो हमारा जोग्राफिया है, अफगानिस्तान है, उधर से इंडोनेशिया, वैसे बहुत बड़ा है उनके लिए नजर में भारत है, और वो वहां जाना चाहते हैं। वो फाइन, वो उनका मकसद है, गुड इनफ। तो महाभारत की बात करते हैं ना, तो जो पाकिस्तान है, क्या हमने कभी उसको उस नजर से देखा है कि पाकिस्तान क्या चीज है? आज भी क्रिटिसाइज होता है। मैं भारत से हर वक्त जंग करने का बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं ही बात कर रहा हूं कि जो भारत देख रहा है जिस तरह से पाकिस्तान को, कि हम पाकिस्तान को समझने किस तरह से देख रहे हैं। जनवरी 1972 मुझे कैदी के तौर पे उस वक्त मशीर पाकिस्तान से लाए जा रहे थे। कलकत्ता के पास एक स्टेशन है बुर्दवान, बहुत बड़ा स्टेशन है। वहां मुझे साथियों को अंदर से हुक्म मिला, तो मैं थोड़ा बहुत करेंसी थी, मैं निकला खाना लेने के लिए। तुम्हारी फैमिली खड़ी हुई थी जो रो रहे थे। मुझे शक पड़ा कि मुसलमान है ये। मुझे बंगाली तो आती थी, मैंने पास से गुजरते हुए बंगाली में उनसे बात की तो वो चौंक गए। मैंने वहां पे नौजवान लड़के लड़कियां, बुजुर्ग खवातीन, बुजुर्ग लोग भी थे, तो सलाम का जवाब दिया उन्होंने। मैं पे खड़ा हो गया, मैं कहा क्यों रो रहे हैं इस बात? मैं 1972 जनवरी की बात कर रहा हूं आपसे। उन्होंने उस वक्त कहा था कि आज हम भारत में जीते जी मर गए हैं। बुर्दवान यहां से 5 दिन और 6 रातों के सफर है अगर ट्रेन पे जाएं आप,
उस शख्स ने कभी पाकिस्तान नहीं देखा, ना उसने पाकिस्तान आना था, ना उसने पाकिस्तान आने की ख्वाहिश थी। उसका कहना यह था कि आज पाकिस्तान के कमजोर होने से मैं यहाँ पे कमजोर हो गया हूँ, मुझे हिंदू छोड़ेगा नहीं यहाँ पे। ये चूंकि नुरानी साहब कंपैरिजन भी हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, 1947 में दोनों मुल्क आजाद मुल्क की हैसियत से हुए। 1949 में भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पहला बनता है 1956 में जाके, वो भी कोई मुत्तफिका उस तरह से नहीं बन सका। भारत में पहले इलेक्शन हो गया 1949-50 में, यानी मुल्क बनने के 2-3 साल के बाद सारा मुल्क उसकी डायरेक्शन तय हो रही थी। हमारे पहले आम इंतखाबात होते हैं 1970-71 में। हम हर काम उनसे 10, 20, 30 साल पीछे करते चले गए। इसकी वजह क्या? देखिए, हम जो है वो जाहिर है कि बड़ी उमंगों के साथ आजाद हुए थे, और कायद आजम जो है उसकी शख्सियत ऐसी थी कि उसने कोई एहतजाज नहीं किया, उसने कोई स्ट्राइक नहीं की, उसने कोई वेपन नहीं उठाया। उसने सिर्फ अपनी आर्गुमेंट, और एक वकील होने के नाते उसने आर्गुमेंट से अंग्रेज को और हिंदू को मात दी, और एक मुल्क क्रिएट किया which was a historical thing। इस सब कॉन्टिनेंट में क्या वजह है कि सिर्फ ये मगरबी पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं या इन बाशिंदे जो हैं वो इतने कमजोर हैं कि वो सबसे पीछे रह गए? उसकी वजह बेसिकली ये है कि अभी तक हम लोग सियासी तौर पे भी भंवर में जा रहे हैं, माशी तौर पे भी भंवर में जा रहे हैं। सियासी तौर पे हर 15 साल के बाद हम एक गेड़ा लगा के सही वापस आ जाते हैं, और फिर हम जमहूरियत की तरफ जाते हैं। फिर हर 15 साल के बाद माशी जो है हमारा भंवर, उसमें हम हर 10 साल के बाद एक बड़ी अच्छी हुकूमत चलती है जी, बड़ा ग्रोथ रेट बहुत हो गया, इन्वेस्टमेंट बड़ी आ रही है, कर्जे बड़े आ रहे हैं। उसके बाद 3 साल के बाद डाउन हो जाता है, फिर पता लगता है कि जी वो 3 साल खराब हुआ। फिर तो यानी अब देखिए ना, अब इस वक्त उस मोड़ पे हम दोनों तरफ माशी भंवर के भी डाउन में एक एंड पे है, और सियासी भंवर के भी, यानी वो 0/0 हो जाता है सारा कुछ। जी हाँ, भारत खंबर। अच्छा, मेरा सिर्फ ये है कि मैं समझता हूँ कि कायद आजम की अभी भी अगर आप तकरीरें पढ़ें जी, तो आपको इतना वाज़ेह चीज कही है, वो चीजें जो उन्होंने कही थी, वो मैं एक तकरीर उनकी लाया हूँ जो कि सिविल सर्विस के बारे में जी, मतलब 2 चीजें मैं समझता हूँ कि बहुत अहम। एक तो है कि अब आपकी गवर्नेंस चूंकि ठीक नहीं है इस मुल्क में, तो आपके हालात ये हैं, फैसले ठीक नहीं होते, प्रायोरिटीज ठीक नहीं है, और आपकी तालीम जो है उसको आपने तवज्जो नहीं दी। अब आप देखें कि वो सिविल सर्वेंट्स को, अगर आपकी इजाजत हो तो यहाँ ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद फिर यहीं से बड़ी अहम कायद आजम की स्पीच है जिसका शायद जिक्र करने जा रहे हैं। 1948 में एड्रेस किया था सिविल सर्वेंट्स को कायद आजम ने पेशावर में, बहुत तारीखी। और आप कायद की सारी बातें एक तरफ रखते हैं, सिर्फ ये एक खिताब अगर आप कायद का उठाए तो आप कहेंगे कि ये किस तरह एक शख्स के ज़हन में ये बात 70 साल के बाद जो कुछ होगा इस मुल्क के साथ, वो शख्स को 70 साल पहले पता चल गया था, और बिल्कुल हर्फ बहर्फ वो बात सच साबित हुई। एक ब्रेक के बाद कहीं पे मुस्कुराहट है, कहीं अपनों की चाहत है छाँव भी और धूप भी, नए रंग है नए रूप भी। ऐसे लम्हों में चाहत है सरजमी से। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, स्पेशल ट्रांसमिशन, स्पेशल शो 14 अगस्त के हवाले से। ब्रेक से पहले बात यहाँ तक पहुंची थी कि कायद आजम ने जो सिविल सर्वेंट्स, यानी जिन्होंने इस मुल्क को चलाना है, सियासतदान तो 5 साल के लिए आएगा, 5 साल के बाद चला जाएगा, यहाँ तो खैर 5 साल के लिए भी कोई नहीं आता रहा, 2-2 साल 3-3 साल में लोग फारिग होते रहे। जिसने असल में मुल्क चलाना था, 25 से 30 साल जिसने सर्विस में रहना था, उसके बारे में कायद ने क्या कहा था? तस्लीम नुरानी साहब। मैं वही कह रहा था कि हमने जो यानी गवर्नेंस जो है, उसने कहा कि सिविल सर्वेंट्स को वो तकरीर कर रहे थे, और ये है तकरीर जो उन्होंने पेशावर में की थी 14 अप्रैल 1948 में, और उसकी स्टार्ट है, पहला जुमला है उनका, द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज दिस,
that you should not be influenced by any political pressure, by any political party or individual politician. If you want to raise the prestige and greatness of Pakistan, you must not fall a victim to any pressure, but do your duty as servant to the people and the state, fearlessly and honestly. क्या बात? Service is the backbone of the state. Governments are formed, government is defeated, prime ministers come and go, ministers come and go, but you stay on. And therefore there is a very great responsibility placed on your shoulders. अच्छा, फिर वो अगले जुमले में ये कहते हैं अब सियासतदानों को, while impressing this upon you on your side, I wish to take this opportunity of impressing upon our leaders and politicians in the same way that if you ever try to interfere with you and bring political pressure to bear upon, which leads to nothing but corruption, bribery and nepotism, which is a horrible disease, and for which not only your province but others too are suffering. If they try and interfere with you in this way, I say they are doing nothing but disservice to Pakistan. अब हमने कोई कसर छोड़ी नहीं कि इनके खिलाफ जाए. मतलब है कि वो 48 में अफसरों को उन्होंने बिठाया. पहले जुमला वो ये कह रहे हैं कि यार सियासतदान आपको प्रेशर डालेंगे, सियासतदान आपके साथ खेलेंगे, और वो चूंकि सियासतदान तो आते जाते हैं, मगर आपने स्टेडफास्ट रहना है. यूएई 1970 तक कुछ नहीं था, मलेशिया कुछ नहीं था. ये किस आसेब का साया है इस मुल्क के ऊपर डॉक्टर साहब? देखिए अमीर वास साहब, आई थिंक इन मुल्कों में से बहुत बेशतर ममालिक ने हमारी पॉलिसीज ली लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कर पाए. कोरिया की एक एग्जाम्पल है, साउथ कोरिया. जी, साउथ कोरिया में, और स्पेशली हेल्थ की. मेरा ख्याल है जो नूरानी साहब ने कहा, जनरल साहब ने, कि बेसिकली हमारा जो इंस्टीट्यूशनल डिके है, चाहे वो हेल्थ का इंस्टीट्यूट है, चाहे जुडिशरी का है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, हमने उन इंस्टीट्यूट्स को मजबूत नहीं किया. हमने चंद अफराद को मजबूत किया है. हमने इंस्टीट्यूट्स को ये चाहा कि वो मेरे नाम से ही जाने जाएं, मैं इंस्टीट्यूट के नाम से ना जाना जाऊं. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इंस्टीट्यूट्स हमेशा अच्छी रवायात से ही बनते हैं. लेकिन जो कायदे आज़म ने कहा, उससे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा है 6.5 घंटे का, जो उन्होंने हिज्जतुल वदा पे दिया था. मेरा ख्याल है उससे बेहतर कोई खुतबा हो ही नहीं सकता अगर उसका एक एक लफ्ज में पूरी दुनिया बंद है. लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है? मेन चीज तो ये है, अदारे जो हैं वो हमने कमजोर किए, और इसलिए कमजोर किए कि हम चाहते नहीं थे कि कोई ऐसा सिस्टम हो कि हम उसको बाईपास ना कर सकें. हम चाह रहे थे जब मर्जी उसको प्लास्टर ताकि इंडिविजुअल मजबूत रहे जी, और वो जब चाहे इदारों को इस्तेमाल किए. हमने अपने बेटे को भी चाहते थे कि वो भी इसी इदारे में आए और एक पोजीशन पे आ जाए. एक फैमिली ट्री में हमने इन्वेस्ट किया, रादर देन के सिस्टम्स में हमने नहीं इन्वेस्ट किया. हमने जो भी किया सिर्फ इसलिए किया कि लोगों को परसेप्शन क्रिएट होगा, ताकि अगर हम कोई भी हैं, जज हैं या वकील हैं या कोई पॉलिटिशियन हैं या आर्मी के ऑफिसर हैं, कि हमारी गुडविल बनेगी शायद. बट आई डोंट नो व्हाई वी नीड गुडविल. मगर असल में चीज ये है कि हमने बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स किए. हमने जो पॉलिसीज की, हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी अपने टेन्योर से आगे नहीं सोचा. हेल्थ एक ऐसा शोबा है कि आप एक टेन्योर में चाहे पूरा भी कर ले, जो किस्मत से पूरा होता है पाकिस्तान में, वो हो भी जाए तो 4 साल इज नॉट इनफ. आप 4 साल में सिर्फ फीते काट सकते हैं, सिर्फ पट्टियां लगा सकते हैं, आप क्रूड बर्थ रेट कम नहीं कर सकते. आप दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहे हैं 2048 में. किस चीज का? पॉपुलेशन वाइज. आपके पास वसाइल देख लें, आप हेल्थ पे सबसे कम दुनिया में नहीं, खित्ते में भी आप अफगानिस्तान से भी कम स्पेंड कर रहे हैं, और आप स्पेंड भी कर रहे हैं बिल्कुल गलत तरीके से, अग्रेसिवली स्पेंड कर रहे हैं. इशू बेस्ड स्पेंडिंग है. आप चाहते हैं कि आपके टेन्योर में पट्टियां लगे, 2-4 हॉस्पिटल बन जाएं, ये जरूरत उधर किसी और चीज की है. आप चाहते हैं नहीं, मेरी माँ को किसी एक बीमारी से डेथ हुई है, उसी पे हॉस्पिटल बन जाए, जरूरत किसी और चीज की है. लोगों को इस वक्त जरूरत इन बड़े बड़े
आइवरी टास्क की नहीं है, उनको बेसिक इम्यूनिटीज, प्राइमरी हेल्थ केयर जो आप प्राइमरी, अब देखें हम प्राइमरी हेल्थ केयर पे सारी स्पेंडिंग उसकी टर्शरी पे कर देते हैं, बिकॉज विजिबिलिटी हम चाहते हैं, हम अपनी नमूद चाहते हैं कि शो हो जाए, लोग वाह वाह हो जाए। हम गाड़ी भी खरीदते हैं तो इसलिए नहीं खरीदते कि वो कंफर्टेबल है, हम घर भी इसलिए नहीं बनाते कि कंफर्ट की वजह, हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे वाह जी वाह कमाल करती। गाड़ी भी इसी तरह ही पहनते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए। ये अनफॉर्चुनेटली ये माइंडसेट के साथ तो कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। पूरा एक क्वेश्चन मार्क है। देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है अमीर अब्बास साहब। हमने अदारों को अगर ऑटोनॉमी करें और अदारों में सही लोग उधर तैनात करें, उनके हेड सही तैनात करें, देयर इज नो इशू एट ऑल। आप उनकी फंडिंग उनको दें, वन लाइनर ग्रांट दें, उनको ट्रस्ट करें, उनको मॉनिटर करें, उनको आपने ऑटोनॉमी जरूर दी, कहने की ऑटोनॉमी थी, मैं उस ऑटोनॉमी में रहा, मैं प्रिंसिपल भी रहा, चीफ एग्जीक्यूटिव भी हॉस्पिटल का रहा, लेकिन वो बिलीव में कोई ऑटोनॉमी नहीं थी। गवर्नमेंट ने थर्ड पार्टी एडिट कराना था, परफॉर्मेंस एडिट, आज तक नहीं हो सका किसी भी गवर्नमेंट से। तो जो इनका बड़ा मेजर काम है कि आप क्लिनिकल एडिट कराएं, आप परफॉर्मेंस एडिट कराएं, आप मेजर एडिट्स कराएं, आप ये सारा कुछ फाइनेंशियल एडिट्स कराएं, वो आप कराएं। आप डॉक्टर्स पे छोड़ दें, खुदा के लिए आपने सारे तजर्बे फेल कर दिए हैं। अब आप डॉक्टर्स को, अच्छे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे, हंट करके लाएं। दुनिया में इस वक्त बहुत बड़े, दुनिया का पहला सबसे बड़ा हॉस्पिटल अच्छा मेयो क्लिनिक पाकिस्तानी लीड कर रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से। देखिए उसको अगर एम्पावर किया जाएगा तो वो कुछ करेगा ना। एग्जैक्टली। अगर उसको आप उसके हाथ पांव काट के बांध देंगे तो वो क्या करेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा है। तो जब तक ये एम्पावरमेंट पॉलिटिशियन से या ब्यूरोक्रेट से लेके डॉक्टर्स को, टेक्निकल लोगों को, पब्लिक हेल्थ के लोगों को नहीं दी जाती, जिनको पता है कि पॉलिसीज क्या है। मुझे खुद कहा गया है 2020 विजन 2025 का बनाए आप, फोकल पर्सन लगाया गया। बिलीव मी, मैंने 3 महीने काम किया, मैंने कोई 450 लोगों को इंटरव्यू किया, मैंने एक पॉलिसी दी। 90% उस पॉलिसी में ये था, कोई पैसा जरूरत नहीं थी, ये रिफॉर्म करनी थी, इस बंदे ने करनी थी, इतना पैसा लगना था, इतने टाइम फ्रेम में होनी थी, और ये उसके या लेजिस्लेशन या व्हाटएवर था। लेकिन बिलीव मी, उसकी आखिरी स्लाइड जब मैं उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब को एक्सपो सेंटर में ब्रीफिंग दे रहा था, तो मैंने उनको आखिरी स्लाइड पे लिखा इम्प्लीमेंटेशन। देखिए उसको वो जिस तरह जिस तरह आप सरापा एहतजाज है अपने शोबे से मुतल्लिक, हर शोबा इसी तरह से सरापा एहतजाज है। अनफॉर्चुनेट है क्योंकि शोबों को चलने नहीं दिया जाता। लेकिन टेक्निकल है, आप या तो खुद डॉक्टर बन जाए प्राइम मिनिस्टर, या चीफ मिनिस्टर बन जाए, या हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब डॉक्टर बन जाए। देखें, और वो ट्रेनिंग ले 40 साल की, ये नहीं कि डॉक्टरी की डिग्री ले। एक ब्रेक शामिल करते हैं, हो सकता है ब्रेक के बाद वापस आते हैं और महक से बात करते हैं। महक मस्ट बी इन 20s, हम सबसे बहुत कम उम्र होगी। ये वो पाकिस्तान है जिसने अब अगला पाकिस्तान चलाना है। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। महक अली भी हमारे साथ है। महक यंग सिंगर है। उम्मीद है कि आपको ये हमारी गुफ्तगू जो है कोई बहुत ज्यादा शकील नहीं लग रही होगी। क्या आपको लगता है जो आपके एज फेलोज हैं, वो जो देखते हैं इस पाकिस्तान को, खासतौर पर जो क्राइसिस पिछले 5-6 माह से है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्राइसिस दर क्राइसिस है, क्या सोच रहा है आज का नौजवान? कमर साहब ने एक बात ऐड ऑन की थी कि हिस्ट्री को गलत बताया जाता है। मेरे ख्याल से उनके जैसे जितने भी लोग यहाँ बैठे बहुत सीनियर हैं, और मेरे ख्याल से ये स्कूल है कि इनसे हमारे जैसे जनरेशन को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम सीख रहे हैं और शुक्र भी अदा करते हैं इस लिहाज से कि आप लोग हमारे साथ सलामत हैं। तो यही है कि जो पाकिस्तान के हक में बेहतर है, जो पाकिस्तान की बका के लिए अच्छा है, तो वही उसी को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मुझसे अक्सर सवाल किया जाता है, तो मैं इस चीज से बाहर हूँ। चलो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स तो हर इंसान की नेचर। एज एन आर्टिस्ट अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इंटरनेशनल जब भी कहीं जाती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि हमारा पाकिस्तान या तो बहुत अलग है या बहुत पीछे है, बाकी सब बहुत आगे है।
तो आप जैसे बाहर लैंड करते हैं किसी भी मुल्क में, जो हम मेरा ख्याल छोटी सी एग्जांपल है कि मैं अमेरिका से वापस आया तो एयरपोर्ट पे जैसे उतरी थी तो टैग चेक करते हैं, वहां पे एयरपोर्ट पे उतरी थी तो उन्होंने कहा था यस मैम, तो यहाँ पे जब उतरी थी तो उन्होंने कहा था जल्दी लिया दो कितने ਤੁਹਾਡਾ रह गया बच्चे, मतलब इस तरह से वो बोले तो आपको पता चलता है कहाँ पे है। बिहेवियर्स हमारे, एटीट्यूड्स, टेम्परामेंट, बिल्कुल ये सब मुख्तलिफ बर्दाश्त नहीं है, किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से जिसका जो ज़र्फ का बड़ा है ना वो बात भी बर्दाश्त कर लेता है, इसमें एज फैक्टर नहीं होता है, छोटे हैं या बड़े हैं, आपका ज़र्फ बड़ा होना चाहिए, आप अपनी बात तमीज के दायरे में रहते हुए अगले तक पहुंचा सकते हैं। हाँ वो अगले पे डिपेंड करता है, अगर वो जाहिल है वो नहीं आपकी बात को पिक कर रहा तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें, जैसे कि पाकिस्तान को सबने छोड़ा हुआ है। डॉक्टर जस्टिस साहब, मुझे महक की बात से ये सवाल उभर रहा है कि और बाद वाकई बहुत फर्क महसूस होता है अपनी कौम के एतवार में और तरक्की याफ्ता ममालिक की अक़वाम के एतवार में, उनकी गुफ्तगू में, उनके एटिकेट्स में, उनके मैनर्स में, उनके हत्या के खेल कूद में, उनकी तफरीह में भी आपको एक खास रब्त मिलेगा और वो यहाँ आपको नहीं मिलेगा। उस मुआशरे में आपको नज़्म ज़ब्त मिलेगा और नीचे से ऊपर अगर आप लीडरशिप तक चले जाए तो भी फर्क है, ऊपर से नीचे आए तो भी फर्क है। एक लीडर गुजरा दुनिया में, ली कुआन यू, जिसने सिंगापुर को सिंगापुर बनाया। अगर सही मानों में कहा जाए कि जैसे माँ बेटे को उंगली पकड़ कर चलाती है, उसको कांटा पकड़ना सिखाती है, उसको नैपकिन लगाना सिखाती है, तो ली कुआन यू ने उस तरह अपनी कौम को कौम बनना सिखाया। यहां तक उसने सिखाया कि अगर पब्लिक टॉयलेट में जाओगे तो फ्लश कैसे करना है, थूकना नहीं है, च्युइंगम नहीं खानी। ये ऊपर से किसी ने सिखाना था ना, वो क्यों नहीं सिखा सके? ये आपका जो है कहना कि ऊपर से, ये नीचे से शुरू होना चाहिए, इसलिए कि देखिए तरबियत तो माँ की गोद में आती है। माँ को इस बात का शऊर होना चाहिए कि मेरे बच्चे घर में क्या तरबियत हासिल करते हैं और फिर ये अच्छे शहरी बन सकते हैं या नहीं। अभी बात की थी नूरानी साहब ने कि कायदे आज़म ने जब तकरीर की, उस तकरीर में भी हवाला था, 3 चीजों से हमें खबरदार किया था, नेपोटिज्म, मौरूसियत। अब देखें, जिसने कभी टके का काम नहीं किया, कोई यहाँ उसको जुबान अपनी नहीं आती, उसको आपने इतना बड़ा बना दिया। अब हुक्मरान तो खुदा की जात के सिवा कोई, लेकिन वो अपने आप को हुक्मरान समझ रहे हैं और हर तरफ ये, या बेटी आपकी विरासत लेगी या बेटा लेगा या पोता लेगा। और इस्लाम ने मौरूसियत की बिल्कुल आपको शायबा ही नहीं देखा। हमारे कुरान मजीद में लिखा हुआ है अपनी अमानतें उनको जो उसके अहल है। तो हमारे लोगों के पास अमानतें हैं ही क्या? 22 करोड़ अवाम के पास 18 साल से बड़ी उम्र के जो है एक अमानत है, वो है कि उन्होंने मुंतखब करना है जिन लोगों को आगे लाना है। जो मंशूर होता है कहते कुछ है और करते कुछ है। एक दफा आपकी अमानतें उन्होंने सौंप ली, फिर ये जाए वो जाए, बस वो होता है ना एल्फी की तरह कुर्सियों से चपक जाते हैं और छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। तो एक तो ये नेपोटिज्म जो है, हमने देखा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, समझते हो अल्लाह ताला की इसमें खास एक थी मंतक के उनके यहाँ कोई औलाद नरीना कभी बची ही नहीं, ताकि मरूसियत का सवाल ही ना पैदा हो। और उनके सबसे करीबी अजीज जो थे वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु थे, और वो जाके बने खलीफा 4थे नंबर पे, और वो भी इंतखाब हुआ मस्जिद नबवी में। ये नहीं कि ऐसे ही उनको ऊपर से मुसल्लत कर दिया, जैसे हमारे यहाँ कहने को तो जमहूरियत है लेकिन है तो नहीं ना, ऊपर से आते हैं। एक तो ये, दूसरी बात ये कि सिफारिश, यही आपने बात की थी ना, जबरी। और तीसरी बात कायदे आज़म ने की थी करप्शन। पहले तो हम देखें सिफारिश क्यों होती, आबादी बहुत ज्यादा हो गई, और यहाँ ये मुझे एम्फसाइज करने के 100 दफा करना पड़े तो मैं कहूँ कि जैसे इन्होंने कहा 2050 में क्या हाल होगा, यहाँ तो लोगों के पास खड़े होने की जगह नहीं होगी, हम दुनिया के सबसे पॉपुलस कंट्रीज में शुमार हो जाएंगे। जब तक हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करते हम तरक्की कर ही नहीं सकते। ये शऊर की बात है कि हर एक को शऊर दिलाना है कि मियाँ बीवी अगर 2 हैं, मियाँ अपने हिस्से की 1 छोड़ जाए औलाद, बीवी अपने हिस्से, बस 2 बच्चे 2 तो सुख 1000। अब यहाँ आप लोगों को ये कहें ना, मैं बहुत जगह कहती हूँ, कहते लो जी ये तो बड़े होंगे तो साड़ी बावा बनेंगे। जो गली मोहल्ले में रूल के बड़े हों, रात को माँ गिनती है सोते वक्त कितने हो गए ना गया नहीं, उन्होंने क्या करना, उन्होंने कुछ नहीं करना। कहे यहाँ ला गए ज्वाई, तिनुआ ला गई पूत, तू रह गया उतरे उन्होंने क्या करना, उन्होंने कुछ नहीं करना। अब बात यह है कि अगर हमने सिफारिश के चुंगल से निकलना, एक तो हमारी यहाँ नाखानगी का हमने भी हवाला दिया कि बहुत लो रेट है, 2.5 करोड़ बच्चे तो हमारे यही
गलियों मोहल्लों में खेल रहे हैं, उनके पास पढ़ने के कोई खातिर खा इंतजाम नहीं है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारा कोई नहीं, और ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। अभी ये बात हो रही थी कि ये इंतजामिया में क्यों मसाइल, 2 साल में आप 20 आईजी पुलिस बदल दें तो पुलिस ने क्या काम करना? किसी को पता नहीं कि कल मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ, और होगा तभी जब मैं जो बादशाह है उसको सलाम करें तो उसके सवाल पर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, हर हमारे 64% हमारी आबादी नौजवानों की है, हमारी तो उम्मीदें उनके ऊपर ही है। मैं आजकल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हूँ। अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट का सीखना कि जी कैसे आपने बनाना है, ये रिटर्न वर्क होता है, ये मैं उन स्टूडेंट्स के साथ कर रही थी जो MPhil कर रहे थे, क्योंकि PhD के तो 3-4 ही थे हम। इतना जोश और जज्बा है उनमें, वो चाहते हैं कि अपने मुल्क के लिए कुछ करें, कोई मौका तो उनको दे। उनको आगे आने का मौका है ही नहीं। वो तो आप बता चुकी हैं कि खानदानी वो मुसल्लत है। हाँ जी। और तीसरी बात ये, पैसे के सिवा तो कोई काम चलता ही नहीं। एक हमारे यहाँ बड़े होते थे कीनोट स्पीकर्स, तो उन्होंने एक दिन कहा कि जब यहाँ से हिंदू गए वागा पार करके, एहसासे अपने हमारे यहाँ छोड़ गए और ईमान साथ ले गए। जिसने कभी वागा बॉर्डर नहीं था क्रॉस किया, उसने यहाँ ट्रेन में कह दिया कि जी मैं तो वहाँ, मेरे अपने जाती मुशाहिदा में है, हम उन गर्मियों में कश्मीर में थे। गुलमर्ग एक जगह थी जहाँ हट्स मिलते थे, आप पता नहीं 1000 रुपए दे तो आपको साल का ही मिल जाता था, क्योंकि लोग जाते तो 3 महीनों के लिए थे। हमारे जो हमसाए में थे जिनके ये हट था, उन्होंने उसका वही 1000 रुपए दिया हुआ था। जब पाकिस्तान बन गया, वह बहुत बड़े फ्यूडल खानदान से उनका ताल्लुक है, उन्होंने आके क्लेम कर दिया कि जी मेरे तो कश्मीर में मकान रह गया। ऐबटाबाद में उन्होंने 14 कनाल जमीन पे मुहित बहुत बड़ा मकान ले लिया। अब ये देखे ना, झूठ और बेईमानी पे हमने सिर्फ इसलिए अपना आपको गाड़ दिए कि वो अब एहसासे इसी काम के लिए छोड़ गए तो करप्ट हो जाए। इन सारी चीजों पे हम काबू पाएंगे और ये हमारे नौजवान तो ही आगे बढ़ सकेंगे, फिर आगे बढ़ सकते, यकीन है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके खलीलुर रहमान कंवर साहब से 22-23 करोड़ अवाम ये क्या कर सकती थी और इसको किस काम पर लगा दिया गया। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।